हम लोगों ने रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया कि गेनिंग रेशो एंड न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट होती है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया और ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व भी किया था। जनरल रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस के सारे ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते किया था ना। हाँ मतलब ठीक है, वो लिखवाया नहीं था। तो हमने अच्छे से दो चीजें की थी, गेनिंग रेशो, न्यू रेशो एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, उसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में जो जर्नल एंट्रीज हैं उसकी जो प्रॉब्लम है पहले वो सॉल्व करते हैं कि जब भी आपको रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर है तो एकदम सेम ट्रीटमेंट चलेगा। पहला कि जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसके रिटायर होने से पहले फर्म में जो गुडविल है ऑलरेडी अपीयर जो गुडविल कर रही है दैट शुड बी राइट ऑफ। तो अब क्योंकि रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर है तो इट इज टू बी राइट ऑफ विद ऑल पार्टनर्स। मतलब हम ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट करेंगे टू गुडविल, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर उसका पार्ट रहा है तो रिटायरिंग पार्टनर को भी वो शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा, उसे राइट ऑफ कर देंगे। दो ही एंट्री होती है इसमें गुडविल की। सेकेंड एंट्री क्या रहेगी कि जो भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है उस शेयर से रिमेनिंग टू रिटायरिंग, सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है। रिमेनिंग कौन है? जो गेनिंग पार्टनर्स हैं और जो रिटायरिंग है वो सैक्रिफाइसिंग है। तो सेम कॉन्सेप्ट ही चल रहा है यहाँ पे विद द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशो। अगर यहाँ पे फॉर बाय चांस कोई पार्टनर रिटायर होने की जगह तो गेन करने की जगह सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसे क्रेडिट कर देंगे। समझ में आई ये दो एंट्रीज? क्लियर हुई रणबीर? क्लियर हुई? अब इसके बाद जब ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व करते हैं तो जनरल रिजर्व जैसे कि हम लोग एडमिशन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चेंज इन पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो गया जो कि लायबिलिटीज में शो होता है, किसी भी तरह का वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो हमने लास्ट क्लास में भी किया था कि जो पोर्शन पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होना है आफ्टर सेटलमेंट ऑफ क्लेम, तो वो हो गया। तो वो भी हम WCF एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है टू ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स आएगा। ये कभी नहीं होगा कि रिटायर हो रहा है उसको नहीं मिलेगा, भाई वो अभी तक तो फॉर्म का पार्ट था ही ना, तो दैट पार्टनर शुड रिसीव। वही वाली बात है कि चाहे कोई प्रॉफिट्स की फिगर हो और चाहे कोई लॉसेस की फिगर हो, सभी पार्टनर्स को मिलेगी बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन जितने भी हैं। ठीक है, तो ऑल पार्टनर्स अगेन कैपिटल या करंट, इन सबको ओल्ड रेशो में। अगर कोई ऐसी फिगर है जो डेबिट बैलेंस में है तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल, हाँ ऑल मतलब रिटायरिंग को भी मिलेगा, रिटायरिंग पार्टनर को भी सब मिलेगा क्योंकि वो उस फर्म का पार्ट तो रहा है ना। अच्छा। तो इसीलिए मैं ऑल लिख रही हूँ कि ऑल पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो गया जो कि असेट साइड पर होगा, और या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ठीक है, और ये भी तुम्हारा ओल्ड रेशो में ही जाएगा। तो जो भी आपका रिजर्व्स हैं सब कुछ पार्टनर्स को सबको जाएगा। सेम रिवैल्यूएशन में भी करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे बनाते हो वैसे ही बनाओगे।
तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी, चाहे वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो, बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे कि एडमिशन में बन रहा है रिवैल्यूएशन या चेंज इन पीएसआर में बन रहा है, कोई चेंज नहीं है। क्या रहेगा सिर्फ डिफरेंस कि अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा तो ऑल पार्टनर्स में क्रेडिट हो जाएगा, अगर लॉस होगा तो ऑल पार्टनर्स में डेबिट हो जाएगा। और किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो सब में कॉमन बात वही है कि बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन जो था, जब चेंज इन बीएसआर था तो बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन ओल्ड रेशो में गया, एडमिशन के केस में ओल्ड पार्टनर्स थे बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन उनमें गया, और रिटायरमेंट के केस में ऑल पार्टनर्स थे तो उनमें गया। तो जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा वो भी सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैपिटल अकाउंट जैसे बनते हैं बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आ रहा है? अगर हमारे पास तीन पार्टनर हैं तो इनके बैलेंसेस तीनों के आ रहे हैं। जनरल रिजर्व तीनों को मिल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस तीनों को मिल रहा है, रिवैल्यूएशन तीनों को मिल रहा है, सब कुछ तीनों को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर गुडविल राइट ऑफ हो रही है तो भी तीनों को हो रही है, P&L का डेबिट बैलेंस है तो भी तीनों को है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है तो भी तीनों को है, रिवैल्यूएशन लॉस है तो भी तीनों को है, और प्रॉफिट है तो भी तीनों को है, सब कुछ। ये तीनों को मिल रहा है, ठीक है ना। और क्या आइटम होती है? अब आता है गुडविल। गुडविल किसको मिल रही है? मान लो सी रिटायर हो रहा है तो बाय ए बाय बी, सी को शेयर ऑफ गुडविल मिल रहा है, ये शेयर ऑफ गुडविल हो गया, और यहां पे टू सी इन दोनों को हो गया, क्योंकि हमारी एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग पार्टनर डेबिट होंगे तो गेनिंग पार्टनर डेबिट हो गए, और ये सैक्रिफाइसिंग। रिमेनिंग टू रिटायरिंग, देखो यही है ना, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। रिमेनिंग कौन है? ए और बी, डेबिट हो गए। रिटायरिंग कौन है? सी, क्रेडिट हो गया। सिंपल लेजर पोस्टिंग है। अब क्या हो रहा है? एज इट इज चल रहा है जैसे एडमिशन में था, बिल्कुल सेम टू सेम है, बट अब सिर्फ डिफरेंस क्या हो जाएगा? जो सी है, या तो हमें ये क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है कि हम उसे पे कर रहे हैं, तब तो ठीक है, पे कर दो। यहाँ पे ये लो, कैश या बैंक के थ्रू पे कर दो, जितना भी पे कर रहे हैं। हो सकता है फुल अमाउंट पे ना करके कम कर रहे हो, लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो यहाँ चला जाएगा सीज लोन बैलेंसिंग फिगर, जो कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे शो करेंगे, और बाकियों का बैलेंस सीडी, इसका सीज लोन, इनके बैलेंस सीडी, क्योंकि ये तो कैपिटल बैलेंसेस हैं। बचे कौन? ए और बी, तो उनके कैपिटल बैलेंसेस हैं, बैलेंस सीडी में आएंगे। तो अल्टीमेटली तुम थोड़ा सोचो कि सब लायबिलिटी साइड ही रहा है, बस डिफरेंस ये है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हेड चेंज हो गया, क्योंकि हम उसे पे नहीं कर रहे, तो फॉर्म के ऊपर लायबिलिटी है इन द फॉर्म ऑफ लोन, और अगर हम पे करते हैं तो पे कर दो कैश या बैंक के थ्रू, फिर उसमें से माइनस हो जाएगा। सी का लोन है ना, सी के लिए लोन है ना, सीज लोन है ना, फॉर्म हैज टू पे टू सी, तो सीज लोन, और ए और बी की कैपिटल एज इट इज आ गई। समझ में आई ये बात? क्लियर हुआ कि कैसे चल रही है ये कहानी? कुछ नहीं करना बेटा, बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो बैलेंस सीडी में न डाल के सीज लोन में डाल देना है बस। क्यों लिखोगे जब वो पार्टनर ही नहीं रहा तो? अब
वो तो रिटायर हो गया। वो बैलेंसिंग फिगर सिर्फ सी की है वो सी। हाँ ये तो देखो ना, सी के में तो लिखा है मैंने। मुझे आएगी। हाँ अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे तो फिर आएगी आएगी, अगर पेमेंट कर रहे हो तो बात और है। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसके पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट पे सेम आने चाहिए। सेम क्यों आएगा, बैलेंसिंग फिगर ये आएगी ना, सीज लोन सेम कैसे आ जाएगा? नहीं क्योंकि फिर उसका फिर बचेगा नहीं ना बैलेंस नॉट डाउन। हाँ बैलेंसिंग नहीं आती क्योंकि वो अब पार्टनर नहीं रहा, अब वो एज अ पार्टनर काम नहीं कर रहा, he is no more a partner of the firm, so there is no balance CD for this. Whatever amount balanced, जो भी बच गया, that is transferred to loan account. Now this is a liability on firm towards C. ठीक है, उसको पे करना है वो। क्लियर हुआ? गुडविल वाले में ये तो हमने जो ऑलरेडी वाली थी वो राइट ऑफ कर दी, बैलेंस शीट वाली, ये बैलेंस शीट वाली थी, और ये हमने वैल्यू की एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के समय हमने इसको वैल्यू किया, तो जो वैल्यू किया उसमें से रिटायरिंग का शेयर निकाला और फिर गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, जो सीज लोन वाला होगा हाँ। उसे हम कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, सी का लोन एज इट इज बैलेंस शीट में दिखाएंगे, कहीं कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, हो गई तो हो गई, फिर लोन कोई लोन नहीं होगा, आएगा ही नहीं। ऑल कैपिटल करंट मतलब ये गुडविल का फर्म का है या फिर उसका है? किसका? जो रिटायर हो रहा है उसकी गुडविल है फिर कौन सी वाले में? बेटा बैलेंस शीट में जो अपीयर कर रही है तो पूरी फर्म की गुडविल है ना, बैलेंस शीट में तो पूरी फर्म की होती है ना, ये तो बैलेंस शीट वाली गुडविल है ना जो राइट ऑफ करते हो। एडमिशन में भी तो राइट ऑफ करते हो, इसमें भी राइट ऑफ ही कर रहे हो, कुछ नया नहीं कर रहे, सिंपल राइट ऑफ है। वो तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल करते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल तो अगला स्टेप आता है, पहला स्टेप में तो राइट ऑफ ही करते हो, हमेशा राइट ऑफ करते हो, चेंज इन पीएसआर में भी राइट ऑफ ही करते हो ऑलवेज। जो भी बैलेंस शीट की गुडविल है वो तो हमेशा ही राइट ऑफ होती है ओल्ड रेशियो में, उसमें तो कुछ बदला ही। अब जो तुम्हारी डाउट्स वाली इलस्ट्रेशंस हैं वो एक एक करके डिस्कस करते हैं। इलस्ट्रेशन 17 है, जैसे कि A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 4:3:1. B retired giving his share in profits to A and C 8100, 36 paid by A, 4500 by C. इसका मतलब जो गेनिंग रेशो है A and C की, that is 3600 into 4500, तो क्या हो गई ये रेशो? 4:5। प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर बीज रिटायरमेंट 10,500, यानी कि उसके रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट है ये। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांसफर ऑफ बी शेयर टू ए एंड सी, तो वो तो सिंपल एंट्री हो जाएगी हमारे पास। पहली एंट्री क्या हो गई? ए इज कैपिटल अकाउंट, B is capital account, A and C है ना, कितना कितना 3600, 4500, to B is capital account। हाँ, गेनिंग तो सैक्रिफाइसिंग, तो A एंड C गेन कर रहे हैं और B सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ये हो गया। सेकंड उन्होंने पूछा हमसे टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम, अच्छा ये इन्होंने ये भी कहा कि B इज रिटायरमेंट गिविंग ए शेयर टू प्रॉफिट्स A एंड B बीइंग पेड बाय A, यानी कि वो लोग पे भी कर रहे हैं, तो अगर वो पे कर रहे हैं नॉर्मली तो यही रेशो होती, लेकिन अब अगर वो पे भी कर रहे हैं तो हमारी एंट्रीज और एक्सटेंड हो जाएंगी। कैसे? कैश अकाउंट डेबिट, वो लिखा है ना उसमें, तो ये पे कर रहे हैं ना,
आंटी और फर्स्ट वाली है हाँ गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है, गेनिंग टू वो रिटायरिंग है, मतलब रिटायरिंग ही तो, retiring है। रिमेनिंग भी तो गेनिंग ही तो है। रिमेनिंग ही तो गेनिंग है और रिटायरिंग ही तो सेक्रीफाइसिंग है। तो हमने बस इसमें अगर गुडविल दी होती थी जो आपने लिखवाया था तो हम पहले वो वाला स्टेप करते ना। बस हाँ, अब क्योंकि उन्होंने पेड वाली बात भी लिख दी इसलिए हम ये कर रहे हैं कि वो लोग लेकर आ रहे हैं ये पैसा। नहीं मैं कह रहा हूँ कि गुडविल पहले स्टेप, हाँ अगर गुडविल दी होती तो हम पहले वाला जो आपने लिखवाया था वो राइट ऑफ करते ना। कि इन सबका डेबिट टू गुडविल। और फिर यहाँ पे पे कर रहे हैं। ये 8100, तो ये तो एक चीज आ गई। अब ए बी और सी की रेशो क्या थी? ओल्ड रेशो नहीं कर सकते, कंबाइंड करके तो ऊपर वाली कर ही दी ना, ये कंबाइंड ही तो है। लेकिन अब हमें कैश लाने की और कैश पे करने की दोनों की एंट्री करनी जरूरी है ना, कि कैश आ भी रहा है और कैश पे भी कर रहे हैं, तो दोनों की एंट्री करनी जरूरी है। तो ये कैश लाने की एंट्री हो गई और ये पे करने की एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री की गई हमने कैश लाने की, कैश लाने की, और मतलब वो पहली वाली तो मैं समझ गया, लेकिन सेकंड वाली कैश लाने की लाने की लिखा है उसमें। पेमेंट की है ना कैश में। सॉल्यूशन को देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन को पढ़ना सीखो ना। प्रॉब्लम ही ये है कि डायरेक्ट सॉल्यूशन पे निगाह जाती है, आप क्वेश्चन को पढ़ के उसे अंडरस्टैंड करना ही नहीं चाहते हो। आप अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, आपको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हम क्यों कर रहे हैं। डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते हैं, अच्छा ठीक है, अब वो ठीक है हो जाता है। कैश पे कर रहे हैं, वो रिसीवर है बेटा, डेबिट द रिसीवर। अब ए बी एंड सी 4:3:1, बी रिटायर हो रहा है, तो ए गेन कितने से? 4/9 of 3/8। सी गेन्स 5/9 of 3/8। तो A's न्यू शेयर 4/8 plus 12/72। B's न्यू शेयर 1/8 plus 15/72। और सी हाँ सॉरी, मैं हमेशा 24, तो 48 24 to 2:1 की रेशियो आ गई न्यू। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना प्रॉफिट था? 10,500। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू शेयर करते हैं ना प्रॉफिट। $10,500 to A to C's कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में करेंगे? न्यू रेशो क्या है? तो ये हो गया 3,500 और 7,000। समझ में आया? क्लियर हुआ? नोट डाउन करो। फिर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कौन सी है? 21। फर्स्ट, अमर भारत एंड चरत were partners sharing profits and losses equally. On 1st April 2025, Bharat retired. Amount due to him on account of share of reserves, revaluation profit
was 10 lakh. He was paid 11,50,000. तो पहली बात तो यही है कि 10 लाख की जगह हम उसे दे रहे हैं 11,50,000. हम उसे ज्यादा क्यों दे रहे हैं? वो हिडन गुडविल हो गई. तो शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ भारत गुडविल, भारत शेयर ऑफ गुडविल लिखते हैं. भारत शेयर ऑफ गुडविल इज 11,50,000 minus 10 lakh 1,50,000. पहली बात तो ये आ गई. दूसरी बात उन्होंने कहा अमर एंड चरत डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. तो यानी कि अमर गेन्स 3/5 माइनस 1/3. कैसे निकाला? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. तो कितना हो गया? 4/15. हाँ हम ओल्ड माइनस न्यू कर सकते हैं. हाँ, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. आपको लॉजिक पता होना चाहिए. आप ओल्ड माइनस न्यू करो, न्यू माइनस ओल्ड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ये आ गया 1/15. तो गेनिंग रेशो आ गई 4:1. यानी कि 1,50,000 को हम 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तब क्या एंट्री होगी? अमर्स कैपिटल डेबिटेड, चरत्स कैपिटल डेबिटेड टू भारत कैपिटल. कितना है भारत के कैपिटल में गुडविल का शेयर? 150. किस रेशो में करेंगे? तो ये आ गई 30,000 120. जो हम हिडन गुडविल निकालते हैं अमाउंट पेड टू रिटायरमेंट ऑन ड्यू, उससे फर्म की हिडन गुडविल जाती है तो उस पार्टनर की रिटायरिंग की ना. और फिर भारत के कैपिटल में क्योंकि हमें कुछ पेमेंट का नहीं दिया हुआ तो वो लोन में ट्रांसफर हो जाएगा. कैपिटल अकाउंट तो क्लोज करना ही है ना. भारत लोन अकाउंट कितना हो गया? 1150. ठीक है, क्लियर हो गया? सबको हो गया? हो गया? यस मैम. नेक्स्ट कौन सा डाउट था? बेटा उसको हमने पेमेंट नहीं की ना. मैंने देखा है पेमेंट की ओकेजन. देखो सॉल्यूशन मत देखना. हाँ, सीधा तेरी नजर सॉल्यूशन पे गई. हाँ, इलिस्ट्रेशन 23. इसमें हमें बैलेंस शीट है. दीपिका, ज्योतिका, आलिया 5:3:2. फिर ज्योतिका रिटायर्ड, दीपिका आलिया ने कहा 3:1 में करेंगे. ओके. अब डेटर्स दिस रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है. देखो इलिस्ट्रेशन 23. यहाँ पे वर्किंग नोट्स करेंगे. क्या हो रहा है इसमें? सबसे पहले हमें बोला गया डेटर्स ऑफ 1100 रिटर्न ऑफ एज इट इज नो लॉन्गर रिसीवेबल. अब अगर हमें बैड डेब्ट्स दिए हुए हैं तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड 1100 टू डेटर्स.
क्योंकि जब भी बैड डेब्ट्स होंगे तो डेटर्स कम होंगे ना, ठीक है, डेटर्स कम हो गए। अब क्योंकि हमारे पास प्रोविजन पहले से है, कितने का प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो हम पहले प्रोविजन यूज करेंगे इन बैड डेब्ट्स के लिए। तो 1100 में से 800 तो यहाँ से जाएगा और जो बचेगा वो रिवैल्यूएशन से जाएगा टू बैड डेब्ट्स। ठीक है, तो अब हमारे पास यहां पर आ जाएगा टू बैड डेब्ट्स 300। अब अगली बात उन्होंने कहा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी मेंटेन्ड एट एन एग्जिस्टिंग रेट। एग्जिस्टिंग रेट क्या था, 16,000 पे 800 का बना हुआ था, तो एग्जिस्टिंग रेट कितना हो गया, 800 अपॉन 16,000 इंटू 100, दैट इज 5%। इसका मतलब हमें नया प्रोविजन जो बनाना है वो 5% ही बनाना है। ठीक है, कितने पे बनाएंगे, डेटर्स कितने थे 16,000, उसमें से 1100 माइनस कर दिए, कितने बचे 14,900, इस पे 5% प्रोविजन, ये बन जाएगा 745, सॉरी 745 बन जाएगा। फिर से समझ लो, हमारे जो डेटर्स थे वो 16,000 थे, उनमें से 1100 तो बैड डेट्स हो गए, तो जो रिमेनिंग डेटर्स बचे वो है 14,900। एग्जिस्टिंग रेट का मतलब हुआ कि पहले हमारा 800 का प्रोविजन था 16,000 डेटर्स पे, यानी कि हमारा जो एग्जिस्टिंग रेट है दैट इज 5%। तो 800 पे अगर 5% था ये वाला, तो हमने 14,900 पे भी 5% बना दिया, वो तो खत्म हो गया ना, पहले वाला तो डेबिट हो गया, क्रेडिट बैलेंस हमें नया बनाया, न्यू प्रोविजन। तो हमने यहाँ लिख दिया टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 745। समझे ये एडजस्टमेंट। आगे देखो, देखो ये 5% समझ में आ गया, आ गया, ये 14,900 समझ में आ गया, 14,900 पे 5% निकाल दिया। अब स्टॉक टू बी रिटर्न डाउन बाय, तो हमने लिखा टू स्टॉक 1055, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय 11,000, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ये शॉर्ट फॉर्म्स मैं लिख रही हूँ, आप नहीं लिखेंगे, आपको फुल फॉर्म ही लिखनी है। हर बार बोलती हूँ मैं ये बात, जिससे कि आपको कभी तो याद रहेगा ही ना। फिर मशीनरी रिड्यूस्ड टू 34, 35 से 34 हो गई, टू मशीनरी 1,000। संडे क्रेडिटर 700 टू बी रिटर्न बैक, नो लॉन्गर पेएबल, प्रॉफिट हो गया, क्रेडिटर्स के भी हमें कोई पेमेंट नहीं करनी। सो बाय क्रेडिटर्स 700, then provision of 600 be made for repairs to repairs 600, an old computer completely written off or sold 2,000 as scrap, प्रॉफिट हो गया। बाय बैंक लिखेंगे हम यहाँ पर, और जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैंक में प्लस भी करेंगे, बिकॉज ये पैसा रिसीव हुआ है 2,000। firm had to pay 5,000 to employees to bank compensation 5,000, unrecorded machinery, buy machinery, आपके अपनी मेमोरी के लिए है बेटा, वरना आप भूल जाओगे कि आपने यहाँ क्यों लिखा है।
जैसे यहाँ पे भी मशीनरी के साथ मैंने अनरिकॉर्डेड लिखा, मशीनरी तो हमने यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ मैंने अनरिकॉर्डेड लिख दिया, उससे आपकी मेमोरी रहेगी कि अच्छा ये हम क्यों लिख रहे हैं। अब इसका प्रॉफिट या लॉस निकाल लो, प्रॉफिट ही आ रहा है तो दिख ही रहा है। तीनों को मिलेगा, दीपिका, ज्योतिका एंड आलिया, तीनों को मिलेगा। कितना आया? टोटल तो 23,000 टोटल 23 और प्रॉफिट 15,000। पक्का 15,000 आ रहा है। कर लें टैली। और 15,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हाँ ओल्ड रेशो में। क्या है ओल्ड रेशो? 5:3:2 ये है। तो 7,500 हो गया, 4,500, 3,000। हाँ बोलो बेटा। वो गेनिंग रेशियो ऊपर चला था और अपन के निकालने के लिए आपने न्यू सॉरी ओल्ड माइनस किया है, न्यू माइनस ओल्ड। नोट करो, लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications.